नमस्कार, स्वागत, राधे राधे, वेलकम सभी प्यारे बच्चों का, दोस्तों का, मेरे प्रिय साथियों का, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का दिल से स्वागत, अभिवादन। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, इस क्लास में, इस लाइव सेशन में हम बहुत सुपर क्लास लेकर आते हैं। और सुपर क्लास इन द सेंस क्रैश कोर्स के रूप में, मतलब पूरा यूनिट कवर करते हैं। पूरा का पूरा यूनिट कवर किया जाता है। और उस यूनिट में हम लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसके बाद उसके हर एक ऑप्शन की डिटेल को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए इसका नाम क्रैश कोर्स है। यानी शॉर्ट तरीके से पूरा टॉपिक, पूरे यूनिट से जो टॉप क्लास क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो इसीलिए ये सेशन सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। जो भी मित्र, दोस्त, प्यारे विद्यार्थी अभी तक इस सेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएं, बिल्कुल जुड़ जाएं, कोई डाउट नहीं है। बहुत आसानी से आप लोग संजय 70 कूपन कोड का यूज करके इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, तो आपका सभी का एक बार पुनः दिल से स्वागत, अभिनंदन। सभी मित्र क्लास को अच्छे से अपने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर 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 शेयर कर दें, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। चलिए, तो स्वागत आज की इस क्लास में। बिंदास हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट की बात की थी। इसमें हम लोग कंसेप्ट भी सिखाते हैं और साथ में एमसीक्यूज भी सिखाते हैं। ये क्रैश कोर्स नाम से क्लास चल रही है। ये आज की हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बताइएगा। व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कौन सा कथन अधिगम या लर्निंग को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? किसको? बेटा, लर्निंग की बात आई है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस लर्निंग? ठीक है ना, वाइल एक्सक्लूडिंग मैच्योरेशन एंड टेम्परेरी स्टेट्स, है ना। जिसमें परिपक्वता, आपको पता है परिपक्वता शब्द 1919 में किसने यूज किया था? गैसेल ने यूज किया था। थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी है अपन को साथ के साथ। एवं अस्थायी अवस्थाएं शामिल न हो, जिसमें परिपक्वता और अस्थायी अवस्थाएं शामिल ना हो। आंसर आपको देना है समय के साथ व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, या फिर हम कहें अनुभव या अभ्यास से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, परिपक्वता थकान से नहीं, है ना। या फिर दवाइयों, थकान या प्रेरणा से होने वाला स्थायी परिवर्तन, या तंत्रिका तंत्र की वृद्धि से जन्मजात प्रतिवर्त में होने वाला परिवर्तन। धमाका प्रश्न है। और मेरे किन किन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सबसे बेस्ट आंसर चुना है, जल्दी बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा, सुपर डुपर बता दीजिएगा। ठीक है ना। जो भी मित्र, दोस्त, विद्यार्थी अभी तक सेशन में लाइव नहीं आए हैं, भाई उनको ले आओ फटाफट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय गोविंदा। चलो बोलिएगा, व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे विद्यार्थी जो इसको ढंग से पढ़कर समझेंगे, जानेंगे ना, तो मैं कहता हूं आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा सबका आंसर क्या क्या है। हाँ भाई, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी इसका सिंपल है। यू नो, बोलो। ब्रिलियंट, शाबाश। सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है। देखिए, यहां पर आंसर आपका बी परफेक्ट होगा। क्यों होगा बी परफेक्ट? भैया, अनुभव, यानी आज तक आपने चलकर, सोकर, खाकर, पीकर, रोकर, हंसकर जो कुछ भी अनुभव किया है ना, जो कुछ भी सीखा है, या फिर अपने अभ्यास से
होने वाला अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत होता है पहले की तुलना में, पहले की तुलना में स्थायी परिवर्तन परिपक्वता और थकान से नहीं, वही अधिगम है। यानी मान लो मैं एक रास्ते से चल रहा हूं, चलते चलते अगर मेरा पैर एक खाई में, एक गड्ढे में जाता है, मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, तो जब भी मैं दोबारा इस रास्ते से निकलूंगा ना फिर से, तो बेटा संभल कर चलूंगा। कैसे चलूंगा? संभल कर। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मेरा जो पहले का अनुभव था, पहले की तुलना में मैंने अब जब नए दोबारा उस रास्ते पर गया तो मैं संभल कर चला, उसी को हम कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं बेटा? लर्निंग कहते हैं। चलिए इन सभी ऑप्शंस की डिटेल पढ़ लेते हैं। ये देखो, हाँ, यह परिभाषा अधूरी है। समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन तो वृद्धावस्था में कमजोरी, किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव या बीमारी में भी, बीमारी से भी हो सकता है, पर अधिगम नहीं कहलाता क्योंकि इनमें अनुभव और अभ्यास की भूमिका नहीं होती। इसलिए ए विकल्प सतही और भ्रमित करने वाला है। बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी हमने पढ़ा, यहां पर अधिगम मनोविज्ञान में सामान्यतः परिभाषित किया जाता है कब? जब इसका अर्थ परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी हो, नंबर एक, केवल क्षणिक ना हो, ठीक है, यह अभ्यास और अनुभव उत्पन्न हो, ना कि जैविक और परिपक्वता थकान जैसा वाला हो, या यह भविष्य में समान परिस्थितियों में व्यावहारिक क्षमता को प्रभावित करे। यही अधिगम का वैज्ञानिक मापदंड है। तीन एस्पेक्ट्स बता दिए यहां पर अधिगम की परिभाषा के, तीनों को खोपड़ी में सेट कर लेना, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों आंसर आपका बी परफेक्ट हो गया है। देखो, दवा, थकान, नशा या प्रेरणा से जो परिवर्तन आते हैं वे अस्थायी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं। जैसे कैफीन से जागरूकता आना अधिगम नहीं है, क्योंकि दवा का असर खत्म होते ही बदलाव भी गायब हो जाता है ना? कुछ लोग उसके नशे में क्या मूड बना देते हैं और क्या क्या बकते रहते हैं, आपने देखा होगा। इवन कई बार तो नालियों में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है ना, तो भाई साहब तब जाकर अपनी शर्ट को अपने बटन लगाते हैं, अपने कपड़ों को सुधारते हैं। तो वही चीज है वापस, तो ये वही है। तो टेम्परेरी जो होता है ना, टेम्परेरी, वो कभी लर्निंग नहीं होता। परमानेंट एक्टिविटी लर्निंग होती है, ठीक है? याद रखो, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वृद्धि और उससे प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस में बदलाव मैच्योरेशन कहलाता है। जैसे शिशु का स्वतः चलना शुरू करना मुख्यतः मैच्योरेशन है, खुद है, अधिगम नहीं है। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। भाई धमाका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कौन सा परिदृश्य दर्शाता है कि तत्काल प्रदर्शन के बिना भी अधिगम हो सकता है, अर्थात गुप्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग? बताओ, बच्चे का मॉडल की नकल करना जब उसे इनाम मिलता दिखे, कई असफल प्रयासों के बाद अचानक संरचना पुनर्गठना से पहेली हल होना, या फिर घंटी भोजन युग्मन के बाद घंटी पर लार आना, या फिर चूहा बिना इनाम के भूल भुलैया खोजता है, बाद में इनाम पाने के लिए त्रुटियां अचानक घट जाती हैं। बोलो आंसर क्या दिया है? धमाका प्रश्न है बेटा, आपका आंसर भी धमाका होना चाहिए, बस यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। शाबाश, मैक्सिमम बच्चों का उत्तर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम देख पा रहे हैं, जय श्री श्याम, बी 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 बी, ठीक है, बी। और गजब की बात तो यह है कि आज तो बारी आपकी है ना, मतलब आपको वास्तविक आंसर अपनी मेहनत से, मान लो ये एक टेस्ट चल रहा है आपका, ये एक स्वयं परीक्षा चल रही है साक्षात, क्योंकि जहां पर आप एक दूसरे का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, आप एक दूसरे को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर हो रहा है वास्तविक एग्जाम, और वास्तविक एग्जाम में आपका आंसर गलत आता है तो बड़ा अजीब लगता है। मैंने कितनी बार समझाया था, ये गुप्त अधिगम, गुप्त अधिगम, गुप्त अधिगम,
किसने दिया था बेटा? ये लेटेंट लर्निंग की अगर बात करोगे तो लेटेंट लर्निंग बोले तो गुप्त अधिगम, गुप्त या अव्यक्त या या प्रत्याशा या फिर चिन्ह, संकेत, उद्देश्यवाद, ये सारे नाम एक ही सिद्धांत के हैं और इसके प्रदाता, इसके जन्मदाता हैं एडवर्ड टॉलमैन। और आप जानते हैं टॉलमैन को? टॉलमैन संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। टॉलमैन ने चूहों के दो समूहों पर भूल भुलैया में प्रयोग किया था। याद है मेरे किसी बच्चे को या भूल गए? कुछ भी याद नहीं है। सारी मतलब मतलब एक एक बच्चे का क्वेश्चन गलत है। बड़ी अजीब विडंबना है। यूनिट सेकंड ही पढ़ रहे हैं आज हम। सॉरी, सी नहीं, डी 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 पे गलत लग गया टिक। ये रहा ना चूहा बिना इनाम के भूल भुलैया खोजता है, बाद में इनाम आने पर त्रुटियां अचानक घट जाती हैं। उसे कहते हैं एडवर्ड टॉलमैन का मेज टेस्ट ऑफ रेट्स, भूल भुलैया का चूहों पर किया गया प्रयोग, जो धमाका प्रयोग था, जो बड़ा गजब का प्रयोग था। अदृश्य अवस्था में वे अपना रास्ता खोजते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न बहुत यूनिक है, इसको मोस्ट भी लगा लेना चाहिए आपको। क्या लगा लेना चाहिए बेटा? मोस्ट भी लगा लो। तुम लोग ऐसे ध्यान से पढ़ोगे ना इस वाली क्लास में तो आपके बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए खैर, जिनका भी सही है अच्छी बात है। ओके ओके ओके, बहुत सारे बच्चों का सही है। ब्रिलियंट बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। डी लॉक कर दो। अगला प्रश्न ये रहा। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन यह केवल प्रेक्षणीय अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण की भूमिका को दर्शाता है। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात हम बांडुरा के साथ पढ़ते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना? गुप्त अधिगम में नहीं होता। यह अंतर्दृष्टि अधिगम है, अचानक इंसाइट वाला, जहां समस्या का संज्ञानात्मक पुनर्गठन होता है। गेस्टाल्टवाद में समस्या का क्या होता है? संज्ञानात्मक पुनर्गठन, बिना क्रमिक सुदृढ़ीकरण के। और यह शास्त्रीय पावलव का अनुबंधन है। ये पावलव का अनुबंधन है जहां यूसीएस और सीएस युग्मन से सीआर बनता है। ठीक है ना? और ये रहा आपका आंसर। टॉलमैन के प्रयोग में चूहों को बिना इनाम रिवार्ड भूल भुलैया मेज में घूमने दिया गया। बाद में जब इनाम रखा गया तो उनकी गलतियां अचानक घट गई। इसका अर्थ है कि पहले ही उन्होंने संज्ञानात्मक नक्शा, इसे कहते हैं कॉग्निटिव मैप, खोपड़ी में सेट कर लेना। एग्जाम में अगर पूछे कि कॉग्निटिव मैप सिद्धांत किसने दिया था, संज्ञानात्मक मानचित्र, संज्ञानात्मक नक्शा, तो बेटा एडवर्ड टॉलमैन का है। किसका है बेटा? एडवर्ड टॉलमैन का। ठीक है ना? बना लिया था, है ना? पर प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक इनाम नहीं मिला। यही लेटेंट लर्निंग है। सीखना हुआ था पर तुरंत दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना? डी विकल्प हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो। कौन सा उदाहरण अधिगम के सर्वाधिक सशक्त सकारात्मक निकट स्थानांतरण, पॉजिटिव नियर ट्रांसफर को दर्शाता है? खतरनाक प्रश्न है। बोलो बेटा। डेस्कटॉप पर टच टाइपिंग, लैपटॉप कीबोर्ड पर जाना, दाहिने पक्ष यातायात में मैनुअल कार चलाने से बाएं पक्ष ऑटोमेटिक हो जाना, लैटिन व्याकरण सीखना फिर पाइथन प्रोग्राम लिख लेना, या फिर टेनिस फोरहैंड से ग्रिप बदलकर बैडमिंटन बैकहैंड खेलना। बताओ।
हाँ, कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्रण टॉलमैन का है बेटा, गलती नहीं करना। क्या बात है। कौन सा एग्जाम्पल अधिगम के सर्वाधिक सशक्त सकारात्मक निकट स्थानांतरण पॉजिटिव नियर ट्रांसफर को दर्शाता है? यह है धमाका प्रश्न। और आज तो आपकी परफॉर्मेंस पे चार चांद नहीं लगे हुए हैं, बड़े दुख की बात है, अजीब विडंबना है। जबकि यूनिट सेकंड घोट कर पिला दिया, घोट कर। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर घर पर टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं, है ना, पति है, पत्नी है, मैया है ना, पिताश्री हैं, दादी माँ हैं, दादाजी हैं, तो उनको कहो कि कुछ दिन के लिए हमें सपोर्ट कर दें बस, तो काम बन जाएगा। आंसर केवल ए सही है। क्या हुआ? डेस्कटॉप पर टच टाइपिंग। भाई आप जब कंप्यूटर पर टच टाइपिंग टाइपिंग करते हो तो लैपटॉप कीबोर्ड पर जाना, यार डेस्कटॉप पर जो करता है ना वो आसानी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर भी कर सकता है। तो ये सकारात्मक हुआ ना, सकारात्मक स्थानांतरण हुआ, बड़ा आसान है। यार एक बात बताओ, दाहिने पक्ष यातायात में मैनुअल कार चलाना, हम लोग हमारे भारत में दाईं तरफ आपकी स्टीयरिंग होती है गाड़ी की, है ना, जबकि अमेरिका जैसे देशों में बाएं पक्ष ऑटोमेटिक होता है, बाएं पक्ष। तो क्या दाहिना वाला बाएं पक्ष, यहां पर आपको दाएं तरफ स्टीयरिंग पर इंडिया में गाड़ी चलाने का अनुभव है, तो क्या आप उससे जाकर के वहां पर चला सकते हो? सीधा एक्सीडेंट होगा, फोड़ डालोगे, मार डालोगे, मर जाओगे, कुछ भी कर जाओगे। ठीक है ना, तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार लैटिन व्याकरण आपने सीख ली, तो क्या पाइथन प्रोग्राम सीख लोगे? ना बाबा ना, दोनों की चीजें अलग अलग है। टेनिस फोर एंड, है ना, टेनिस फोर एंड सीखा, तो क्या उसको बदलकर बैडमिंटन में यूज कर सकते हो? ना, गलत बात है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो सकारात्मक तो ए ही है। देखो भाई, चलो सारी डिटेल्स पढ़ लो एक बार ढंग ढंग से। ठीक है ना, देखो भाई धमाका क्लास है ये बस अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को, प्यारे बच्चों को बता देना बस। मेरी एक ही मेरे बच्चों से हमेशा गुजारिश रहती है, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो और दूसरों का भला जरूर करते रहो। ठीक है बच्चों, देखो तो एक बात बताओ, डेस्कटॉप और लैपटॉप कीबोर्ड लगभग समान होते हैं, मोटर पैटर्न एक तरीके का, मांसपेशी स्मृति, कुंजी स्थानांतरण में अत्यधिक समानता रहती है, इसलिए यहां पॉजिटिव नियर ट्रांसफर सर्वाधिक होगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक, भैया एक तो कोई गाड़ी मैनुअल चलाए और दूसरा ऑटोमेटिक चलाए, उल्टा पुल्टा हो गया ना, ये तो जस्ट अपोजिट हो गई। साथ ही यातायात की दिशा और बदल दी, नियम भी बदल गए, मिक्स्ड ट्रांसफर हो गया। वो तो कुछ सीखी बातें मदद करेंगे पर कई भ्रम करेंगे, और भ्रम के चक्कर में क्या होगा, सीधा ठोक डालोगे गाड़ी, है ना, सीधा धमाका कर दोगे। ठीक है ना बेटा, अगला देखो, लैटिन व्याकरण। आपने लैटिन व्याकरण जानते हो, पाइथन प्रोग्राम बिल्कुल अलग डोमेन है, क्योंकि ये फार ट्रांसफर का उदाहरण है, ये तो दूर दूर है एक दूसरे से, समानता केवल अमूर्त स्तर पर है। हाँ कि होता है ऐसा, रूल बेस्ड थिंकिंग और नियर ट्रांसफर नहीं। टेनिस और बैडमिंटन दोनों रैकेट गेम है, दोनों के दोनों रैकेट गेम है, परंतु स्ट्रोक मैकेनिक्स है, ग्रिप और दिशा अलग अलग होती है। यह पार्शियल ट्रांसफर है, हल्का ट्रांसफर है, पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं जितना जितना डेस्कटॉप और लैपटॉप है। ठीक है, ओके बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो।
भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कार्यों, सॉरी, कहां जा रहा है भाई, रुक रे, विभिन्न कार्यों में अभ्यास प्रभाव, अभ्यास प्रभाव सामान्यतः किस कार्यात्मक रूप का अनुसरण करते हैं? पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस। बोलो भाई, प्रदर्शन में रेखिक वृद्धि, सकारात्मक त्वरण धीमा तेज लाभ, या फिर नकारात्मक त्वरण शुरू में बड़े लाभ फिर घटती हुई वृद्धि, और या फिर यू आकार फलन। ओहो, क्या प्रश्न पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, जल्दी तो बताना पड़ेगा। अरे भाई, लर्निंग कर्व्स में पढ़ा जाता है ये। शून्य स्थानांतरण सरल होता है, उसमें ना लाभ होता है ना हानि। ओके, बी, सी, ए, सारे विकल्प दे दिया आज तो मेरे लड्डू गोपालों ने। एक एक प्रश्न में खोपड़ी लगानी है, बिना खोपड़ी लगाए कुछ नहीं मिलता है। मैंने कहा था मेरी इस क्रैश कोर्स वाली सीरीज में जो बच्चा टॉप पर आएगा ना, मतलब 20 आउट ऑफ 20, इसमें होंगे 20 ही प्रश्न, केवल 20 क्वेश्चन, लेकिन 20 मतलब धमाका, पूरा यूनिट खल्लास, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ने का, फिर सब कुछ क्लियर हो जाने का। ओके डियर, तो बेटा फिर से गलत दे दिया। अरे आंसर हमेशा विभिन्न कार्यों में अभ्यास और प्रभाव, पहले अभ्यास फिर उसका प्रभाव सामान्यतः किस कार्यात्मक रूप का अनुसरण करता है? पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस। भैया शुरू में तो यार जिंदगी में जो भी काम करते हो ना, पहले अगर मेरे बच्चे मेरा जब बैच ज्वाइन करते हैं ना, ये वाला क्रैश कोर्स वाला, तो पहले 2 5 10 दिन तो धमाके से पढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन कहां से लाते हैं? मेरे बच्चों के अजीबो गरीब प्रश्न है ना, मुझे तो आपको बनाना क्या है ये मैं ही जानता हूं, मेरा तो प्रयास ही है ना। अब आप लोग क्या क्या बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बना के छोड़ूंगा आपको, जो मेरी इच्छा है ना। तभी तो वॉटसन ने कहा था मनोविज्ञान में, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। इसलिए मित्रों, ये बात सत्य है। तो इस प्रश्नावली से यही तो मैसेज मुझे आपको देना है, इसलिए क्लास को दबा के शेयर करना बनता है, ठीक है ना। तो आंसर, भैया जिंदगी में जब भी कोई काम करते हो ना आप, तो यार उसमें तो शुरू में तो क्या आप ताकत लगा देते हो, पूरी जिंदगी की ताकत उसी में एक ही बार में ठोक डालते हो, और फिर धीरे धीरे हवा निकलती जाती है, धीरे धीरे क्या निकलती है, हवा निकल जाती है। तो उसे हम नेगेटिव त्वरण कहते हैं, उसे कहते हैं नकारात्मक त्वरण, शुरू में बड़े लाभ और फिर घटती हुई वृद्धि। यही तो बात है, जीवन की सच्चाई भी यही है, ये जीवन का परम सत्य है कि जीवन में हम जिस किसी कार्य को करते हैं, तो प्रारंभ में हमारी गति, हमारा अभ्यास करने का तरीका और हमारे चीजों को, कंसेप्ट को सीखने की जो जिद होती है, वो बड़ी तीव्र और उत्साहजनक होती है। परंतु धीरे धीरे हमारी यह प्रवृत्ति घटती जाती है और हम धीरे धीरे प्राय शून्य प्राय हो जाते हैं। इसे हमारी साइकोलॉजी में नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं, नेगेटिव कर्व कहते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलिए, कंसेप्चुअल लर्निंग यहां मिल रहा है सर, वो तो मिलेगा ही, नाम ही बैच का नाम ही कंसेप्ट विद एमसीक्यू है। ऐसे सो जाओ तकिए से करके, बस उस पर इधर। क्लियर, चलिए अब देखिएगा, तो सी बेस्ट हो गया। अगला
चलो पढ़ लो तो इसका ढंग से। देखो, एक कहता है प्रदर्शन का शुद्ध रेखिक बढ़ना। अगर सीधी रेखा में बढ़ रहा है तो बहुत कम ही होता है, जिंदगी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि यार वो प्रारंभ में भी बहुत तीव्रता से चल रहे थे और अंत में भी बहुत तीव्रता से। हाँ, सभी वक्र हैं जिन्हें हम लर्निंग कर्व्स के नाम से जानते हैं। यू नो फ्रेंड्स, पढ़ाए थे मैंने, पढ़ते नहीं हो तुम। अधिकतर कौशल में शुरू में सुधार तेज, बाद में धीमा होता है, निश्चित बात है, ठीक है ना। चलिए, सकारात्मक त्वरण पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब होता है जब प्रारंभ में कठिनाई अधिक हो और बाद में अभ्यास से अचानक प्रदर्शन सुधर जाए, परंतु यह सामान्य पैटर्न नहीं है। हाँ, ये क्या कहता है, पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहता है सीखने में शुरुआती चरण में बड़े लाभ मिलते हैं, है ना। एरर टाइम तेजी से घटते हैं, फिर सुधार की दर घटती जाती है, कम होती जाती है। यह नकारात्मक त्वरण नेगेटिव एसिलरेटेड कर्व कहलाता है। वही तो बताया हमने। ठीक है ना। यू आकार वक्र उन स्थितियों में देखा जाता है जहां पहले गिरावट फिर सुधार होता है, जैसे प्रेरणा या कठिनाई बदलने पर। परंतु यह अभ्यास अधिगम का सामान्य नियम नहीं है, ये कोई सामान्य नियम नहीं है भाई। चार प्रकार के वक्र मैंने आपको पढ़ाए ना। एक तो होता है रेखीय, दूसरा होता है धनात्मक पॉजिटिव, पढ़ाया था मैंने। तीसरा होता है ऋणात्मक या नकारात्मक, और चौथा होता है एस या यू आकार। ये चार ही प्रकार के तो कर्व्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलो तो सी ऑप्शन परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा प्रायोगिक विन्यास परिपक्वता के प्रभावों से अलग करके अधिगम को सबसे अच्छी तरह पृथक करता है, बता दो प्यारे बच्चों। बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों सगे संबंधियों को जरूर बता दीजिएगा। आज भी 70% ऑफ है, इसका फायदा उठा लो। और आप लोगों को भी एक ही टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि बाकी टेस्ट सीरीज भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपकी जेब भी ढीली हो गई तो, लेकिन आप एक बार शिद्दत से मेहनत कर लिए ना, और जब जॉब लग गई ना, तो उसके बाद आपका संजय सर साइकोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर, पढ़ाई 360 के हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका दिल से अभिवादन होगा, स्वागत होगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, बड़ा आसान है। कौन सा प्रायोगिक विन्यास परिपक्वता के प्रभावों से अलग करके अधिगम को सबसे अच्छी तरह पृथक करता है? क्रॉस सेक्शनल, अलग अलग आयु समूहों की एक बार तुलना क्रॉस सेक्शनल में होता है, ठीक है ना। यादृच्छिक आवंटन, रैंडम असाइनमेंट में क्या होता है, अभ्यास बनाम बिना अभ्यास, नियंत्रण समान समय में होता है। या फिर सिंगल ग्रुप प्री पोस्ट आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, एक समूह का प्री पोस्ट लंबे समय अंतराल के बाद, ठीक है ना। और नियंत्रणों के बिना प्राकृतिक अवलोकन द्वारा। बोलो, जबरदस्त क्वेश्चन है। बोल दो भाई, फटाफट बोल दो आंसर। बिल्कुल ब्रिलियंट चुना है इस बार, इस बार सबने सिक्सर लगा दिया, परफेक्ट है भैया। प्रायोगिक विन्यास परिपक्वता के प्रभावों से अलग करके अधिगम को सबसे अच्छी तरीके से पृथक करता है। तो आपको अधिगम समझाना है। और अधिगम क्या होता है, यादृच्छिक आवंटन होता है हमेशा, अभ्यास होता है उसमें, बिल्कुल होता है, बिना अभ्यास नियंत्रण, समान समय, बिल्कुल होता है, सारी चीजें होती है, कोई डाउट ही नहीं है। एक समूह का प्री पोस्ट लंबे अंतराल के बाद ना, ठीक है। देखो भाई, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में अलग अलग आयु समूहों की तुलना होती है, बिल्कुल होती है। यहां मैच्योरेशन का प्रभाव पहले से ही मौजूद है।
इसीलिए अधिगम को अलग से मापना कठिन है। ठीक है ना, अलग से मापना कठिन है। भी सही है। यदि दो समूह हो, एक को अभ्यास मिले और दूसरे को न मिले, और दोनों को समान समय दिया जाए, दोनों को एक ही समय दे दिया, दोनों समूहों को, ठीक है ना, एक को अभ्यास मिलता है और दूसरे को अभ्यास नहीं मिलता है, तो मैच्योरेशन दोनों में समान रूप से होगी। ऐसे में जो अंतर दिखेगा उसे अभ्यास आधारित अधिगम कहा जाएगा। यह साफ सुथरा तरीका है अधिगम को मैच्योरेशन से अलग करने का। बस सीधी सी बात है। ठीक है ना, 100%। यार एक बात बताओ, करत करत अभ्यास की जड़मती होती सुजान, और रसरी की आवत जातते सिल पर परत निशान। भैया जितना अभ्यास करोगे ना, धूम मच जाएगी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। एक ही समूह का प्री पोस्ट टेस्ट लेने पर मैच्योरेशन इतिहास या टेस्टिंग इफेक्ट्स परिणाम को प्रभावित कर सकता है ना, इसलिए ऋणात् कारणात्मक निष्कर्ष कमजोर होंगे। प्राकृतिक अवलोकन में कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए यह केवल वर्णनात्मक है। यहाँ मैच्योरेशन और अधिगम के प्रभावों को अलग करना संभव ही नहीं है, इसलिए उत्तर क्या कर दिया आपने, बी। यार सिंपल सी बात है, परिपक्वता को आप अधिगम से आसानी से अलग कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो, पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन में कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि शर्तबद्ध प्रतिक्रिया सीआर तब समाप्त हो जाती है जब सीएस को बार बार यूसीएस के बिना प्रस्तुत किया जाता है, और इसको हम कहते हैं विलोप या लोप। यार एक बात बताओ, बार बार आप घंटी बजा रहे हो, है ना, भोजन दिखा नहीं रहे हो कुत्ते को, तो यार धीरे 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 वो सोचेगा यार ये पागल बना रहे हैं, भोजन तो देते नहीं है, सिर्फ घंटी बजा देते हैं। तो धीरे धीरे उसकी उस स्वाभाविक अनुक्रिया संबंधी लार गिराने की अनुक्रिया बंद हो जाएगी, और बंद होने को एक्सटेंशन या फिर विलोप कहा जाता है, लोप कहा जाता है। बड़ा सिंपल है, तो बी को लॉक कर दिया आपने। अगला देखो, यहां पर बी सामान्यीकरण का अर्थ है सीखी हुई प्रतिक्रिया का समान उत्तेजनाओं पर भी होना। सामान्यीकरण होता है मतलब एक जैसे समान उद्दीपक है, मंदिर की घंटी और पावलव की घंटी, दोनों घंटियों पर एक जैसी प्रतिक्रिया देना, है ना, सामान्यीकरण होगा। जैसे घंटी के समान ध्वनि पर भी लार आना, यह लोप की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब सीएस घंटी बार बार यूसीएस के बिना, भोजन दे नहीं रहे हो, घंटी बजा रहे हो, प्रस्तुत किया जाता है, तो सीआर लार धीरे धीरे घट जाती है, जो अंततः समाप्त हो जाती है। इसे एक्सटिंक्शन कहा जाता है। यह अधिगम का नाश नहीं बल्कि दमन है, सप्रेशन है ना। लोप के बाद भी यदि कुछ समय बाद सीएस को फिर प्रस्तुत किया जाए तो सीआर अचानक वापस आ सकती है, इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। अरे भैया, बहुत सालों बाद, 2 साल तक आपने उस कुत्ते के कानों में घंटी बजाई नहीं, लेकिन 2 साल बाद अचानक वैसी घंटी फिर से बजाई आपने, और घंटी वैसी आवाज आते ही कुत्ते ने तुरंत लार गिरा दी, बिना प्रयास के, बिना किसी प्रयास के। उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्प्राप्ति। ठीक है ना। चलिए, भेदभाव तब होता है जब व्यक्ति अलग अलग उत्तेजनाओं में अंतर सीख लेता है, उसे कहते हैं विभेदीकरण, यानी केवल विशिष्ट सीएस पर प्रतिक्रिया देना। यानी जब पावलव की घंटी बजती है तब तो लार गिरा दिया कुत्ता ने, लेकिन जब मंदिर की घंटी बजती है ना, या स्कूल की घंटी बजती है, तब भैया उसके कानों में जू तक नहीं रेंगती और वो लार वार कुछ नहीं गिराता, तो वो विभेदीकरण हो गया। सामान्यीकरण जब मंदिर की घंटी पर भी लार गिराए और उस पर भी गिराए। ठीक है ना। चलो देख लो भैया, ये रहा सारा का सारा। हाँ, विच एग्जाम्पल बेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑपरेंट कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू स्किनर। स्किनर के अनुसार कौन सा उदाहरण प्रचालन अनुबंधन का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, बताओ।
भोजन से जुड़ी छुट्टी की घंटी सुनकर छात्र का लार टपकाना, या फिर बच्चा गणित का सवाल हल करने पर चॉकलेट पाना, या फिर बंदर को अचानक डंडा प्रयोग करने का विचार आना, शिशु का तेज आवाज पर चौंक जाना। इतना सरल प्रश्न है, धमाका प्रश्न है मेरे बच्चों का। बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर के अनुसार प्राणी का व्यवहार उसके परिणाम द्वारा कंट्रोल होता है। यार बच्चे को जब आप चॉकलेट दे रहे हो तो चॉकलेट देते ही आपके अनुकूल उसका व्यवहार हो जाएगा। बड़ा सिंपल है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है। तो गणित का सवाल हल करने पर आपने चॉकलेट दे दी, तो चॉकलेट पाने के बाद बच्चे का जो उस परिणाम, चॉकलेट रूपी परिणाम के आधार पर वह अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है, वैसा ही करता है। फिर जब चॉकलेट जब जब दोगे ना, तब तब ही बेटा सवाल हल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। छोड़ दो चक्कर। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बेटा एकमात्र व्यक्ति हैं स्किनर जो कहते हैं कि सीखना परिणाम द्वारा होता है या निर्धारित होता है। अब परिणाम क्या है, पुनर्बलन। परिणाम का नाम पुनर्बलन है, बड़ा सिंपल है, पढ़ लो। तो आंसर बी हो गया। देखो विकल्प, यह क्लासिकल कंडीशनिंग है, पावलव का है, क्योंकि घंटी और भोजन यूसीएस के बार बार युग्मन से लार बनती है, ऐसे नहीं बनती। यह ऑपरेंट कंडीशनिंग है, बच्चे ने सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, परिणाम स्वरूप ये रहा ना, परिणाम स्वरूप उसे इनाम, चॉकलेट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला। स्किनर के अनुसार व्यवहार परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। ये शब्द आ जाए तो देखते ही गोली मार दो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल उनकी कॉपीज में उन्हें स्टार दिया जाता है, उन्हें चॉकलेट दी जाती है, उन्हें आइसक्रीम दी जाती है, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है ना। वही वही वही, यह कोहलर का इंसाइट लर्निंग है भैया। यह अचानक समस्या समाधान की समझ आती है यहाँ पर, अचानक मिलता है, अचानक। जब भी गेस्टोल्टवाद आए तो अचानक शब्द देख लिया करो, है ना। ये जन्मजात प्रतिवर्त इननेट रिफ्लेक्स हैं, जिसमें कोई अधिगम ही नहीं होता। जन्मजात में कभी होगा क्या, वो तो जन्म से मिला है ना बच्चे। पांडुरा के बोबोडॉल प्रयोग में ने मुख्यतः किस अधिगम सिद्धांत को प्रदर्शित किया। यार एक बात बताओ, बांडुरा को तो आप जानते हैं, ये तो सोशल लर्निंग देते हैं ना। अरे सोशल लर्निंग में इन्होंने बहुत सारी बातें तो कही थी, है ना। 4 सोपान दिए थे बेटा। पहला अटेंशन, ध्यान। दूसरा रिटेंशन। तीसरा रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। और चौथा मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट। ये 4 सोपान बताए थे इन्होंने, ध्यान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और फिर मोटिवेशन। ठीक है, अब बोलो। अधिगम के लिए प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, अधिगम दूसरों को देखकर भी हो सकता है, समस्या समाधान का आधार अंतर्दृष्टि है, शर्तबद्ध केवल सीएस यूसीएस युग्मन से ही होता है। देखो कितना सरल प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप पहले से जानते हैं। और निश्चित बात है कि यहां पर दूसरों को देखकर, समाज, सामाजिक अधिगम नाम इसीलिए पड़ा। अरे भैया समाज में बच्चा दूसरों को देखकर ही तो सीखता है, यही तो उसका प्रोसेस है। दैट्स वेरी इजी। अगेन बी लॉक करो, आगे बढ़ो। देखो यही तो दिया है,
बांडुरा ने दिखाया कि प्रत्यक्ष रीइंफोर्समेंट आवश्यक नहीं है, बच्चा केवल देखकर है ना विकेरियस रिस्पोंड रीइंफोर्समेंट भी सीख सकता है। बोबो डॉल का प्रयोग में बच्चों ने आक्रामक व्यवहार केवल मॉडल को देखकर सीखा। यह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रमाण है। मैंने आपको सुनाई थी इसकी कहानी, बहुत अच्छी वाली, यू नो। यह इनसाइट लर्निंग का कथन है कोहलबर्ग का, और यह क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है, ना कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, है ना। निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल कोहलर का, आप कोहलर का पूछ लिया अंतर्दृष्टि अधिगम का, सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। अरे भैया, कुत्ता मांस से जुड़ी ध्वनि पर लार टपकाता है तो पावलव का है, हटाना पड़ेगा। कबूतर का डिस्क ठोककर भोजन पाना, ये भैया किसका है, ये तो थॉर्नडाइक का है। बंदर का, थॉर्नडाइक भी है इसमें, स्किनर भी है। बंदर का दो डंडे जोड़कर केले तक पहुंचना, ये रहा। अरे भाई वहां पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कब किया था, अरे 1913 से 18 के बीच कैनेडी द्वीप पर, कैनेडी आइसलैंड पर किया था ना। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो आंसर क्या कर दिया, सी कर दिया है। यह क्लासिकल कंडीशनिंग है, पावलव है। यह ऑपेरेंट कंडीशनिंग है, स्किनर है। ट्रायल एंड एरर भी है, ध्यान रखना, मैंने बताया था। कोहलर के प्रयोग में बंदर ने अचानक समझ लिया कि डंडे जोड़ने से केला पास आ सकता है। यह अचानक पुनर्गठन, सडन रीस्ट्रक्चरिंग है। यह इनसाइट लर्निंग है। ठीक है, यह अभ्यास द्वारा धीरे धीरे सुधार है, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, पर यह इनसाइट नहीं है। ठीक है बेटा, आसान है ना। तो आपने उत्तर सी कर ही दिया है। अगला प्रश्न पढ़ो। हाँ, यस, चिंपैंजी, बिल्कुल ब्रिलियंट। चलो क्वेश्चन नंबर 10। टॉलमैन के संज्ञानात्मक सिद्धांत ने किस अवधारणा पर बल दिया, बोलो। केवल उद्दीपन प्रतिक्रिया बंद ही अधिगम का मार्गदर्शन करते हैं, या सुदृढ़ीकरण आवश्यक नहीं, जीव संज्ञानात्मक नक्शे बनाते हैं। भाई टॉलमैन का कॉग्निटिव मैप दिया है। टॉलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी एम्फेसाइज्ड विच कंसेप्ट, ठीक है ना। सुदृढ़ीकरण आवश्यक नहीं है, जीव संज्ञानात्मक नक्शे बनाते हैं, है ना। बताओ, आदतें केवल पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण से बनती हैं। अधिगम केवल तब होता है जब प्रतिक्रिया तुरंत सुदृढ़ की जाए। आसान प्रश्न है, वेरी ब्रिलियंट उत्तर है बेटा। अरे ये कहते हैं कि सुदृढ़ीकरण जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अरे जीव जो होते हैं ना, जब इन्होंने दो भूल भुलैया के दो चूहों पर प्रयोग किया, तो उन्होंने वो नक्शा बना लिया था। जब उनको उनके बाद जब उपरांत इनाम दिया गया, तो उस नक्शे के आधार पर उन्होंने सेकंड टाइम फटाफट उसमें से बाहर निकल गए। तो वही तो है, देखो भाई, यह थॉर्नडाइक वाटसन की एसआर एसोसिएशन दृष्टि है, पर टॉलमैन ने इसे अधूरा माना। ठीक है, टॉलमैन का मानना था कि जीव कॉग्निटिव मैप, मानसिक नक्शा बनाते हैं। रीइंफोर्समेंट केवल प्रदर्शन परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, अधिगम को नहीं। कितनी गजब की बात कह गए, कितनी धमाकेदार बात कह दी, है ना बच्चे। अरे भाई ये चॉकलेट, ये परिणाम, ये रीइंफोर्समेंट सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाता है, सिर्फ परफॉर्मेंस में। ठीक है ना। यह व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण है, पर टॉलमैन ने अधिगम को संज्ञानात्मक माना है। तो टॉलमैन तो संज्ञानवादी थे, तो टॉलमैन आए तो संज्ञानात्मक। स्किनर का कथन है, जबकि टॉलमैन के अनुसार इमीडिएट रीइंफोर्समेंट की शर्त अनिवार्य नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट में आता हूं जब तक।
चलिए जा, स्परलिंग के पार्टियल रिपोर्ट पैराडाइम से दृश्य संवेदी आइकॉनिक स्मृति का कौन सा गुण प्रमुख रूप से सिद्ध होता है? स्परलिंग पार्शियल रिपोर्ट पैराडिगम primarily supports which property of visual sensory iconic memory? कम क्षमता और दीर्घ अवधि, अधिक क्षमता और दीर्घ अवधि, कम क्षमता और अल्प अवधि, या फिर अधिक क्षमता परंतु अल्प अवधि वाला पूर्ण श्रेणीकरण भंडार? बोलो, इसे कहते हैं धमाका क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, ये जो पार्शियल रिपोर्ट है ये कहता है कि आइकॉनिक स्टोरेज में जो सूचना है ना वो क्षण भर के लिए बहुत बड़ी एक श्रेणी के रूप में एक साथ इकट्ठी हो जाती है, क्षण भर के लिए, है ना, हमारे संवेदी सेंसेस के आधार पर बहुत सारी चीजें, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहती। ठीक है ना, यही बात है, होती अत्यंत अल्प अवधि के लिए है। इसलिए आंसर बिल्कुल सही है डी, अत्यधिक क्षमता परंतु अत्यधिक अल्प अवधि वाला, वही होता है आपका पार्शियल रिपोर्ट पैराडाइम, दृश्य संवेदी आइकन। डी विकल्प देख लो, आइकॉनिक स्मृति कम क्षमता लंबी अवधि नहीं है, वास्तविक उल्टी है। उल्टी है, क्षमता बहुत अधिक होती है पर अवधि कम होती है ना। बस उसी सेंटेंस में अब लास्ट में सीधे पहुंच जाओ, बात वही है, सब सेंटेंस सारे सेंटेंस वही बता रहे हैं कि पार्शियल रिपोर्ट सुपेरियोरिटी संकेत देता है कि आइकॉनिक स्टेज में या आइकॉनिक स्टोर में बहुत अधिक सूचना क्षण भर यानी 200 से 500 मिलीसेकंड के लिए पूर्व श्रेणीकरण प्री कैटेगरिकल रूप में रहती है। क्यू में विलंब या मास्किंग से यह लाभ तेजी से घट जाता है, जो इसकी अति अल्प अवधि का प्रमाण है। ठीक है ना, बहुत कम अवधि का प्रमाण है, यही बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। सॉरी, डी विकल्प कर दीजिएगा। हाँ, कौन सा उदाहरण एपिसोडिक स्मृति में हानि के साथ प्रक्रियात्मक स्मृति के संरक्षण को चयनात्मक रूप से दर्शाता है? बोलो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो भाई। दैट्स वेरी इजी। कौन सा एग्जाम्पल एपिसोडिक स्मृति में हानि के साथ प्रक्रियात्मक स्मृति के संरक्षण को चयनात्मक रूप से दर्शाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। देखो, रोगी बाल्यकाल की घटनाएं विस्तार से याद करता है पर साइकिल नहीं चला पाता। एमनेसिक कई दिनों में मिरर ट्रेसिंग कौशल सीख लेता है पर प्रशिक्षण को याद करने से इनकार करता है कि मैंने कब सीखा था उसे ध्यान नहीं है। व्यक्ति विश्व तथ्य जानता है पर रोटरी कौशल अर्जित नहीं कर पाता है ना। या फिर 30 सेकंड तक 7 अंकों को थाम सकता है, विलंब के बाद भूल जाता है। एपिसोडिक स्मृति में हानि के साथ प्रक्रियात्मक स्मृति के संरक्षण को
चयनात्मक रूप से दर्शाता है? कौन सा एग्जाम्पल है जो प्रक्रियात्मक स्मृति के सेलेक्टिव कंसेप्ट को दर्शाता है? धमाका प्रश्न है भाई ये। अरे भाई ये सीधी सीधी सी बात है, ये आपका टेम्पोरल, टेम्पोरल हिप्पोकैम्पस, स्मृति के कंसेप्ट की अवधारणा से बनता है, जहां पर आंसर बनता है एमनेसिक लर्नर्स लर्न्स मिरर ट्रेसिंग स्किल अक्रॉस डेज yet denies एनी प्रायर ट्रेनिंग। एमनेसिक कई दिनों में मिरर ट्रेसिंग कौशल सीख लेता है पर प्रशिक्षण को याद करने से इनकार करता है। जी यही होता है व्यक्ति के साथ। कई बार जब वो किसी चीज की ट्रेनिंग लेता है ना, जब वो उसमें पारंगत हो जाता है, उस कार्य में, उस प्रक्रिया में, तो फिर वह उसने प्रशिक्षण लिया भी था वो उसे भूल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें इतना डूब जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ये सत्यता भी है। चलो इसको पूरी डिटेल से सीख लेते हैं, शानदार डिटेल के साथ सीखते हैं। देखो भाई, यहां एपिसोडिक इंटेक्ट प्रोसीजरल इंपेयर्ड दिखा रहा है, जो प्रश्न के विपरीत है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लासिक न्यूरोसाइकोलॉजी निष्कर्ष मीडिया टेम्पोरल और हिप्पोकैम्पस क्षति वाले एमनेसिक्स कौशल, है ना, यानी प्रोसीजरल और इम्प्लिसिट सीख लेते हैं, जिसे जैसे मिरर ट्रेसिंग, सीरियल रिएक्शन टाइम, पर एपिसोडिक स्मृति कब कहां अभ्यास किया, यह इसको पूरी तरह जागरूक स्मरण नहीं कर पाते। यह एक्सप्लिसिट, इसीलिए कहते हैं एपिसोडिक या सीमेंटिक, और इम्प्लिसिट यानी प्रोसीजरल और प्राइमरी प्रणालियों के पृथक्करण का सशक्त प्रमाण देता है। ये सच बात है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अरे भाई कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं डालेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना बेटा। यहाँ सीमेंटिक, अरे भाई टुल्विंग के अकॉर्डिंग पढ़े थे हम लोगों ने, बहुत अच्छे से समझाया था। सीमेंटिक इंटेक्ट और प्रोसीजरल अधिगम विफल दर्शाया गया है। यहाँ चयनात्मक पैटर्न दुर्लभ है और प्रश्न की मांग के विपरीत है। यह एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी की सीमित अवधि का संकेत भर है बस, प्रोसीजरल बनाम एपिसोडिक नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उत्तर बी कर दो बेटा। कौन सा हेरफेर स्वतंत्र स्मरण प्री रिकॉल में हाल प्रभाव रिसेंसी इफेक्ट को समाप्त कर देता है, जबकि प्रारंभिक प्रभाव प्राइमेसी इफेक्ट को सुरक्षित रखता है? बताओ, विच मैनिपुलेशन selectively abolish the recency effect while sparing primacy in free recall? सूची को धीमी गति से प्रस्तुत करना, शुरुआती वस्तुओं का गहन अर्थ प्रसंस्करण करना, अंतिम वस्तु के तुरंत बाद फ्री रिकॉल करना, या फिर अंतिम 20 से 30 सेकंड का फील्ड डिस्ट्रैक्टर गणना टिग्राम अंतिम वस्तु के बाद फिर रिकॉल करना। ये तो आसान है। शायद पूछे, ये गलत बोलते हो बेटा, ये मत कहा करो कि ऐसा क्वेश्चन शायद ही पूछे, मुझे इससे बड़ा दुख होता है। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ भी आ सकता है। जब आपको पता है एनसीईआरटीज में टॉपिक डाल दिया है, तो अब यार एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो क्या पूछना है, उसको क्या नहीं पूछना है। ठीक है ना, वो करवा दिया है। अब केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले यूनिट पढ़ाऊंगा पूरी इस वाले बैच में। ठीक है ना, बोलो बेटा। बिल्कुल गलत है, कुछ लोगों का सही है। क्यों सही है देखो,
कौन सा हेरफेर स्वतंत्र स्मरण फ्री रिकॉल में हाल प्रभाव रिसेंसी इफेक्ट को समाप्त कर देता है, हाल के प्रभाव, जबकि प्रारंभिक प्रभाव को सुरक्षित रखता है। यार सीधी सी बात है, एक बात बताओ, अंतिम वस्तु के बाद फिर रिकॉल करना, यानी 20 से 30 सेकंड का जो फील्ड डिस्ट्रैक्टर होता है ना आपका, गणना या टिग्राम होता है, वो अंतिम वस्तु के बाद फिर रिकॉल हो जाता है, वही तो होता है। अरे यार ये यही कह रहा है कि कौन सा हेरफेर स्वतंत्र स्मरण फ्री रिकॉल में हाल प्रभाव रिसेंसी इफेक्ट को समाप्त कर देता है, जबकि प्रारंभिक प्रभाव उसको सुरक्षित बनाए रखता है। तो ये सुरक्षित तो बनाए रख रहा है, ये डी ऑप्शन परफेक्ट होगा। धीमी गति से धीमी प्रस्तुति प्राइमेसी एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी एनकोडिंग बढ़ाती है। रिकेंसी पर न्यून प्रभाव, रिकेंसी एसटीएम आधारित होने से गति परिवर्तन उससे कम प्रभावित होता है ना। रिकेंसी जो होता है वो एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी आधारित होने के कारण उसकी गति परिवर्तन उससे कम जाता होता है। उसके बाद शुरुआती वस्तुओं का गहन अर्थ प्रसंस्करण प्राइमेसी को बढ़ा देगा, लेकिन रिकेंसी पर चयनात्मक ऑब्लिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। तुरंत रिकॉल तो रिकेंसी को अधिकतम बनाता है, क्योंकि अंतिम वस्तुएं अभी भी एसटीएम में हैं, शॉर्ट टर्म में पड़ी है, इसलिए अंतिम वस्तु के बाद 20 से 30 सेकंड का भरा हुआ विचलन कार्य, जैसे उल्टी गिनती, टिग्राम, रिटेंशन, एसटीएम ट्रेस को क्षय विघ्न से मिटा देता है। अतः रिकेंसी गायब हो जाती है ना। हाल का प्रभाव क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। बात सत्य है, ठीक है ना। अब देखो, जबकि सूची की शुरुआती वस्तुओं का प्राइमेसी एलटीएम एनकोडिंग अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है, वही तो सुरक्षित रहता है। यही डबल डिसोसिएशन एसटीएम एलटीएम भेद का मानक प्रायोगिक साक्ष्य है, यही तो है। इसलिए डी विकल्प परफेक्ट हो गया, पूरी डिटेल के साथ समझा दिया। अब बताओ अगला प्रश्न। एटकिंसन सिफरिन मॉडल, जिसे सूचना संसाधन मॉडल में नियंत्रण प्रक्रियाओं की भूमिका संरचनात्मक भंडारों की अपेक्षा किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से वर्णित की जाती है। आपको पता है ना एटकिंसन मॉडल, जिसे ये पहला मॉडल है, पहला मॉडल है, स्मृति का पहला मॉडल। एटकिंसन सिफरिन, ठीक है ना, पढ़ा हुआ है आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। चलो अब बताओ। बिल्कुल ब्रिलियंट आंसर है आपका, भाई सीधा सीधा सा उत्तर है। देखो, पहला कहता है कंट्रोल प्रोसेस एसटीएम क्षमता की स्थिर गुणधर्म है, गलत बात है। कंट्रोल थोड़ी करता है, नेवर। शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी करता है। कंट्रोल प्रोसेस रणनीति निर्भर लचीले ऑपरेशंस है, हाँ, जैसे रिहर्सल, कोडिंग, सर्च, जो भंडारों को जोड़ते हैं। बात सही तो है, बी परफेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रोसेसर केवल एलटीएम पुनः प्राप्ति में पाए जाते हैं, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया है। कंट्रोल प्रोसेस गहराई के स्तर के समान ही है ना, डेप्थ पर से समाज नहीं है। आंसर आपका बी परफेक्ट हो गया है। देख लो, ऑप्शन पढ़ लो। कंट्रोल प्रोसेस स्थिर गुण नहीं बल्कि कार्य निर्भर युक्तियां हैं। एसटीएम की संरचनात्मक सीमाएं, क्षमता या अवधि अलग बात है, जबकि कंट्रोल प्रोसेस जैसे रिहर्सल, चंकिंग, खंड विधि, सर्च, खोज लचीले होते हैं सारे, है ना। इसीलिए कहा भी है, एटकिंसन सिफरिन ने स्टोर्स सेंसरी एसटीएम और एलटीएम को संरचनात्मक इकाइयां और कंट्रोल प्रोसेस रिहर्सल, कोडिंग, डिसीजन रिट्राइवल स्ट्रेटजीज को डायनामिक बताकर, इनको डायनामिक बताया है, और इनको एटकिंसन ने इनको स्टोर्स को संरचनात्मक इकाइयां बताया है, ठीक है ना।
यह समझाया है कि व्यक्ति कार्य लक्ष्य के अनुसार सूचना का प्रवाह करता है और परिवर्तन होता है। इन्हीं से स्टोर टू स्टोर ट्रांसफर एसटीएम एलटीएम कुशल बनता है। बात सत्य है। यही तो, इसीलिए तो इसको सूचना प्रसंस्करण मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, 100%। है ना, कंट्रोल प्रोसेस केवल एलटीएम रिट्राइवल तक सीमित नहीं है। आज इतना हार्ड पढ़ा रहे हैं भैया, हार्ड के लिए तैयार हो जाओ आप। क्यों सोचते हो सरल बहुत है, हार्ड कहाँ है? जब उसकी एक्सप्लेनेशन सामने लिख दी है तो वो सरल बन गया। उसको 2-3 बार रिपीट करना, रिवाइज करना है, बहुत आसान बन जाएगा। इससे सरल तो और हो भी नहीं सकता। फिर क्या होगा? तो कंट्रोल प्रोसेस केवल एलटीएम रिट्राइवल तक सीमित नहीं है। कंट्रोल प्रोसेस भैया एनकोडिंग, मेंटेनेंस, सर्च सभी चरणों में सक्रिय रहते हैं। याद रखना, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग जो होता है एलओपी एक भिन्न रूपरेखा है। कंट्रोल प्रोसेस एलओपी कहना मॉडल मिश्रण हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी अवधारणा यह समझाती है कि कई बार हम पहले सीखी गई जानकारी को इसलिए याद नहीं कर पाते क्योंकि वह वातावरण या परिस्थिति बदल गई होती है जिसमें हमने उसे सीखा था। भाई हम उसको इसलिए याद नहीं कर पाते, कुछ चेहरों को जो पहले हमारी जिंदगी के सबसे प्रियतम चेहरे हुआ करते थे, है ना, लेकिन आजकल नए चेहरे मिल गए तो इसलिए पुरानों को भूल गए हम। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिए। क्षय सिद्धांत, डीके थ्योरी, प्रसंग निर्भर, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट थ्योरी, प्रेरित विस्मरण, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, पूर्व हस्तक्षेप, प्रोएक्टिव इंटरफिरेंस। बोलना तो पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है ना, कितना अच्छे से समझाया था पहले आपको। बोलो भाई। अरे भाई गलत आंसर है, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों गलत है। क्षय सिद्धांत तो ये कहता है कि उसकी, आपके अनुभव, आपकी स्मृति का क्षय होना, कमजोर पड़ना, ना, समाप्त हो जाना। तो ये तो है नहीं। ये रहा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, प्रसंग निर्भर स्मृति हो जाएगा उत्तर। क्यों हो जाएगा अभी समझाते हैं, पूरा खोल कर लिख देते हैं। बी लॉक करो। देखो अब ध्यान से पढ़ लेना। एनसीईआरटी के अनुसार यदि सीखते समय का वातावरण, आपका एनवायरमेंट, और याद करते समय का वातावरण दोनों अलग हों तो स्मृति तक पहुंच बाधित हो सकती है। कई बार चीजें वहां तक पहुंचती ही नहीं है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल, परीक्षा हॉल में वह जानकारी याद न आना जो पढ़ाई के कमरे में आसानी से याद आ जाती थी क्योंकि एनवायरनमेंट था वहां का, लेकिन परीक्षा हॉल में पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है ना, वही चीज होता है। बेस्ट आंसर बी होगा। क्षय सिद्धांत कहता है कि स्मृति समय के साथ फीकी पड़ जाती है, वातावरण से इसका सीधा संबंध नहीं होता। और प्रेरित विस्मरण तब होता है, प्रेरित विस्मरण क्या कहता है, जब हम जानबूझकर अप्रिय अनुभवों को दबा देते हैं
ठीक है ना, ये फ्रायड ने दिया था, ये तो खूब जानते हो, फ्रायड का है, आपको पता ही है। और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पुरानी सीख नई को प्रभावित करती है, यानी पुराने चेहरे नए को याद करने में बड़ा दिक्कत करते हैं। एनवायरमेंट का चेंज होना बहुत बहुत बड़ा फर्क करता है, ठीक है ना, इसलिए बी परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एटकिंसन और सिफरिन के मॉडल के अनुसार स्मृति के कितने मूलभूत भंडार हैं, स्टोरेज स्टोर्स होते हैं? 2 3 4 5। आसान सा क्वेश्चन पूछा है, ये तो खूब जानते हैं आप पहले से ही। कितने होते हैं बताओ? दैट्स वेरी अमेजिंग। कौन कौन सही उत्तर देगा? जो देगा वही तो 30 मार्क खान होगा। हाँ भाई, 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। एक तो संवेदी, सेंसरी, एक होता है लघु शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होता है दीर्घ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है ना, 3 हो गए, भी कर दो। 3 सही है। एनसीईआरटी के अनुसार एटकिंसन और सिफरिन मॉडल 3 स्टोर्स मानता है। सेंसरी मेमोरी पहली, शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम। एलटीएम और एसटीएम बताना अधूरा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी प्रक्रिया जानकारी को अल्पकालिक स्मृति एसटीएम से दीर्घकालिक स्मृति में पहुंचाने में मदद करती है? पुनरावृत्ति, खंडन, संवेदी और विषमरण। बहुत सुपर क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बता दो फटाफट। जबरदस्त प्रश्न है भैया, जिसने सही दिया ना वही 30 मार्क खान है। याद रखो, हमेशा के लिए जिंदगी भर याद रखना, कभी भी गलती मत करना। रिहर्सल जो होती है ना, पुनरावृत्ति, ये रिहर्सल हमेशा एलटीएम को बढ़ाती है, एलटीएम को बढ़ाती है, हमेशा ध्यान रखो भाई, एलटीएम को बढ़ाती है। खंडन विधि ये एसटीएम को बढ़ाती है, एसटीएम को बढ़ाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और संवेदी पंजीकरण, ये तो आपको पता ही है, 15 से 30 सेकंड के आसपास होता है, ठीक है ना, 15 से 30 सेकंड। और विस्मरण ये तो खैर भूलना है, ये तो स्मृति को भंडार करने का है ही नहीं नतीजा, तो उत्तर ए सही होगा। आसान क्वेश्चन था ये। बार बार दोहराना, यानी रिहर्सल से जानकारी एसटीएम से एलटीएम में स्थानांतरित हो सकती है, एसटीएम से एलटीएम में आ सकती है, ठीक है ना। चंकिंग एसटीएम की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन एलटीएम ट्रांसफर का मुख्य साधन नहीं है, रिहर्सल है, इसलिए रिहर्सल जरूरी है बेटा। सेंसरी रजिस्ट्रेशन केवल संवेदी इनपुट दर्ज करता है, एलटीएम ट्रांसफर से सीधा संबंध इसका नहीं है। फॉरगेटिंग तो जानकारी को खोना है, ना कि पाना, ना कि सुरक्षित रखना, तो उत्तर ए परफेक्ट हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, है ना आसान? चलो फटाफट दे दो उत्तर।
देखो भाई, क्रैक और लॉकहार्ट की लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग सिद्धांत के अनुसार स्मृति का संरक्षण किस पर निर्भर करता है? पुनरावृत्ति की अवधि पर, प्रसंस्करण की गहराई, उथला और गहन पर, पुनरावृत्ति की संख्याओं पर और संवेदी शक्ति पर। क्रैक और लॉकहार्ट, ये अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये कहते हैं अगर जानकारी गहन रूप से लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस की जाए तो वह लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती। ये इनका कॉन्सेप्ट था, इसलिए उत्तर ये रहा। क्रैक और लॉकहार्ट यही बात कहते हैं। बी को लॉक करना है। केवल समय की मात्रा स्मृति को टिकाऊ नहीं बनाती। सही तो बी है। यदि जानकारी गहन रूप से मीनिंगफुल प्रोसेस की जाए तो वह एलटीएम में अधिक समय तक रहती है। वही तो बात है। बार बार दोहराने से मदद मिल सकती है, पर अर्थपूर्ण अधिकता निर्णायक है। संवेदी शक्ति प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन तक सीमित है। हाँ, पहला स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन देखा और बस क्षण भर के लिए होती है ना, इसीलिए तो उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पीडीपी मॉडल की कौन सी विशेषता सही है? पीडीपी मॉडल की स्मृति एक निश्चित स्थान में ही संग्रहित होती है, या स्मृति नेटवर्क कनेक्शनों में वितरित होती है, या स्मृति न्यूरल नेटवर्क से स्वतंत्र होती है, या स्मृति केवल दृश्य होती है? आसान है ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। बोलिए बोलिए फटाफट। भाई सीधी सी बात है यार। भाई पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट यानी बटी होती है ना? तो स्मृति नेटवर्क कनेक्शनों में वितरित बटी होती है। स्पष्ट उत्तर है, ये रहा, बी आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी परफेक्ट हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी, पढ़ भी लो। पीडीपी में एक स्थान पर नहीं बल्कि कई नोड्स यूनिट्स में स्मृति वितरित रहती है, तो यहां पर वितरित है ही नहीं। स्मृति का स्वरूप कनेक्शन वेट्स में फैला होता है, यह पीडीपी की विशेषता कहलाती है। मतलब कई सारे कनेक्शन वेट्स में फैला होता है। पीडीपी मॉडल स्पष्ट रूप से न्यूरल नेटवर्क जैसे तंत्र से प्रेरित है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कहां है? स्मृति बहु कोडेड होती है, ऑडिटरी है ना, सीमेंटिक, मोटर, सुनकर, देखकर, चलकर, बोलकर, सीखकर, हंसकर, सिर्फ विजुअल नहीं होती, सभी तरीके से होती है। तो बी को लॉक कर दो। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, कौन सा एग्जाम्पल गहरी प्रोसेसिंग से बेहतर स्मृति को दर्शाता है? विच एग्जाम्पल शोज डीपर प्रोसेसिंग लीडिंग टू बेटर मेमोरी? बताओ। किसी शब्द में अक्षरों की गिनती करना, शब्दों के अर्थ के बारे में सोचना, या फिर शब्द को बिना अर्थ तेजी से दोहराना, या शब्द को बड़े अक्षरों में देखना? कितना सरल प्रश्न है। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, कौन सा उदाहरण गहरी प्रोसेसिंग से बेहतर स्मृति को दर्शाता है? अच्छा, केवल अक्षरों की गिनती तो गलत हो गया ना, बिना अर्थ के दोहराना बिल्कुल ही गलत हो गया, बड़े अक्षरों में देखना कोई मतलब ही नहीं है। आंसर होगा शब्द के अर्थ के बारे में सोचना सही है। देखो यही तो कहता है, गहरी जब भी तो होगी, सतही प्रोसेसिंग, सैलो स्ट्रक्चरल, अक्षरों की गिनती होती है सिर्फ। अर्थपूर्ण गहरी प्रोसेसिंग से स्मृति अधिक टिकाऊ होती है। अगर अर्थपूर्ण किसी चीज को आपने देखा ना, उसकी समझ तक आप पहुंचे, तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। शाबाश बेटा, 18 सही है। केवल यांत्रिक दोहराव टिकाऊ नहीं होता,
यह भी सतही प्रोसेसिंग है, गलत हो गया है। तो आंसर आपका बी परफेक्ट हो गया बेटा। शाबाश। 17। चलिए, बहुत अच्छा सेशन था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।